तो आज हम भौतिक विज्ञान का पहला पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है गति। ठीक, पाठ का नाम है गति। तो बताओ गति किसे कहते हैं? गति का मतलब समझते हो? ये सब गति किसे कहते हैं? तेजी। तेजी। और हम जैसे यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हम इधर उधर हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये गति हो रही है कि नहीं? यस सर। ये गति हो रही है। कैसे जान गए तुम कि ये गति हो रही है? या सड़क पे कोई साइकिल चल रही है तो वो गति कर रही है या नहीं? बताओ, तो वो गति कर रही है कि नहीं? यस सर। क्यों कर रही है गति? वो कैसे जान गए तुम कि वो गति कर रही है? हम कहते हैं नहीं गति कर रही है। बताओ कैसे प्रूव करोगे कि वो गति कर रही है? जैसे कोई एक किताब रख दें, ठीक, किसी जगह पर कोई किताब हमने रख दी, फिर कमरे से बाहर चले गए, थोड़ी देर बाद आए तो हम क्या देखेंगे? किताब कहाँ रखी होगी? किताब कहाँ पर रखी होगी? बताओ सर जहाँ आप रख के गए थे वहीं रखी रहेगी। नहीं रखी होगी। फिर बाहर चले जाओ, थोड़ी देर बाद फिर वापस आओ, अब किताब कहाँ मिलेगी? वहीं सर, वहीं मिलेगी। तो क्या किताब गति कर रही है? नहीं सर। तो तुम कैसे जान गए कि अब ये किताब गति नहीं कर रही? तुम जान गए साइकिल तो गति कर रही है लेकिन किताब गति नहीं कर रही, कैसे जान गए तुम? आखिर कुछ तो तुमने देखा होगा, कोई बात तो तुमको महसूस की होगी जिससे तुम जान गए कि वो गति नहीं कर रही है। यस सर। जब क्या चीज है वो? हाँ, तो ये कैसे पता चला कि वो गति नहीं कर रही? हम तो कह रहे हैं अब भी गति कर रही है वो। तब सर नहीं, हम तो कह रहे हैं कि किताब भी गति कर रही है, तुम कह रहे हो नहीं कर रहे। सिद्ध करो। कोई वस्तु इस स्थान पर रखी हुई है, ठीक, और थोड़ी देर बाद वो वस्तु यहाँ दिखाई देती है, फिर थोड़ी देर बाद हम आते हैं तो वो वस्तु हमको यहाँ पर दिखाई देती है। तो हम क्या परिणाम निकालते हैं कि ये वस्तु जो है वो अपना स्थान बदल रही है बार बार। वस्तु क्या कर रही है? अपना स्थान बार बार बदल रही है। अगर कोई वस्तु अपना स्थान बार बार बदलती है, और कब बदलती है? समय के साथ। जैसे जैसे समय बीत रहा है उसका स्थान बदलता जा रहा है। अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंची, उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंची, थोड़ी देर बाद इधर पहुंच गई, स्थिति पर पहुंच गई। यानी हर 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद वो उसका स्थान क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ये वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। यानी समय के साथ साथ किसी वस्तु में अगर स्थान का परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको कहते हैं कि वो वस्तु गति कर रही है। साथ ही साथ एक चीज और है कि हम मान लो यहां पर खड़े होकर देखते हैं, यहां पर तुम खड़े हुए हो, ठीक, तब वो तुमको वस्तु यहां पर दिखाई दी, तुम फिर दोबारा आए यहीं पर खड़े हुए और वो वस्तु यहां पर दिखाई दी, दोबारा आए वो वस्तु यहां पर दिखाई दी, यहीं पर खड़े खड़े देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद यहां पर दिख रही है। इसका मतलब तुम तो स्थिर हो लेकिन दूसरी वस्तु जो है उसकी स्थिति तुम्हारे हिसाब से बदलती जा रही है। तुम्हारे हिसाब से उसकी स्थिति क्या हो रही है? बदलती जा रही है। तो इसी अवस्था को कहते हैं हम गति। तो गति की परिभाषा ये होती है कि जब कोई वस्तु अपने पास रखी वस्तु सापेक्ष अपनी स्थिति बदल, सापेक्ष मतलब उसकी तुलना में, जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में अपने स्थान को बदलती रहती है, अपनी स्थिति को बदलती रहती है समय के साथ, तो ऐसी गति, उसकी स्थिति को हम कहते हैं कि वस्तु जो है वो गति कर रही है। वो वस्तु की स्थिति किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। ठीक है।
तो जब कोई वस्तु अपने पास रखी अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वो वस्तु जो है वो गति कर रही है। ठीक, कुछ आई बात समझ में? अगर समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु कहां पर रखी है इसकी इस बात का परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति कर रही है। अच्छा, ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु किसी के लिए गति कर रही हो और किसी के लिए गति ना कर रही हो? जैसे कि वस्तु मान लो भी ये इधर से इधर को जा रही है, ये कोई वस्तु है, ये इधर से इधर को जा रही है, हमको तो दिख रहा है कि ये जा रही है। कोई मोटर कार जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, तो हमको बस जा रही है तो हमको तो दिख रहा है कि ये बस चल रही है। और बस के अंदर जो कोई आदमी बैठा हुआ है वो भी चल रहा है बस के साथ, तुमको चलता हुआ नजर आएगा। यस सर। यानी बस के भीतर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो व्यक्ति भी गति की अवस्था में दिखाई देगा तुमको बाहर से। अगर तुम सड़क पे खड़े हो, बस चल रही है, तो बस के अंदर बैठे हुए व्यक्ति भी तुमको गति की अवस्था में ही दिखाई देंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो बस में बैठा व्यक्ति तुमको तो गति की अवस्था में दिख रहा है, किसी और को स्थिर दिखाई दे? गति की अवस्था, तुमको तो गति की अवस्था में दिख रहा है, तो क्या वो दूसरे को, किसी दूसरे व्यक्ति को वो स्थिर भी दिखाई दे सकता है कि वो रुका हुआ है? यस सर। जो बस के अंदर होगा, बस के अंदर होगा वो देख सकता है। जो बस के अंदर होगा वो देख सकता है। क्या देख सकता है? किसे वो क्या देख सकता है? एक ही व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही व्यक्ति किसी के लिए गति कर रहा हो और किसी के लिए गति ना कर रहा हो, ऐसा हो सकता है? बताओ, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? कैसे? बस में कोई एक ही व्यक्ति तो बैठा नहीं होगा, 2-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तुम बस के बाहर खड़े हो, बस गति कर रही है, तुमको तो बस के अंदर बैठे हुए सारे व्यक्ति गति करते हुए दिख रहे हैं। एक तुम्हारे लिए तो बस के अंदर बैठे हुए सभी व्यक्ति गति कर रहे हैं, लेकिन बस के अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को कैसे दिख रहे हैं? वो एक दूसरे को गति करते हुए नजर आएंगे? नहीं, वो एक दूसरे को स्थिर ही दिखेंगे। हमारे बगल की सीट पे अगर कोई बैठा होगा, उस व्यक्ति की बगल की सीट पे जो भी बैठा होगा, उस व्यक्ति को बगल वाला व्यक्ति जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा? नो सर, नहीं। उस व्यक्ति के लिए बस के भीतर में जो उसके बगल में बैठा हुआ है वो व्यक्ति स्थिर है, लेकिन तुम्हारे लिए वही व्यक्ति जो है वो चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बस के भीतर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं सभी की गति एक समान है, सब एक समान रूप से गति कर रहे हैं। तो इसीलिए बगल वाले व्यक्ति जो होंगे वो भी उसी गति से चल रहे हैं जिस व्यक्ति से वो देखने वाला व्यक्ति चल रहा है उसको। दोनों की गति क्या है, दोनों की रफ्तार क्या है, वो एक ही जैसी है, बराबर है। तो इसलिए वो दोनों लगेगा दोनों रुके हुए हैं, लेकिन तुम चूंकि रुके हुए हो और बस की स्थिति बदल रही है, बस के साथ साथ उस व्यक्ति की स्थिति भी बदल रही है, तो इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो बस के साथ साथ गति की अवस्था में है। वही बात। तो ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु किसी के लिए गति कर रही हो लेकिन किसी के लिए गति ना कर रही हो। तो गति का मतलब समझ में आया? मैंने बोला था कि गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष या अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थान बदलती रहती है, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं गति की अवस्था। अगर उसमें स्थान बदल रहा है उसका समय के साथ साथ, अगर समय के साथ साथ उसका स्थान बदल रहा है, अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर है, तो कहा जाएगा कि ये वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। तो गति की अवस्था का मतलब समझ में आया? फिर जब कोई वस्तु गति करेगी, दूसरी बात आती है दूरी की। दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस। जब कोई वस्तु गति करेगी
जैसे ये कोई वस्तु है, इधर की ओर गति कर रही है, थोड़ी देर बाद यहां आ गई, तो यहां से यहां तक वो चली, यहां से यहां तक वो चली, इतनी लंबाई वो चली, ठीक है। तो इस लंबाई को हम क्या कहेंगे? इस लंबाई को हम कहते हैं दूरी। ये पहली स्थिति और ये आखिरी स्थिति, यहां से चली और यहां पर रुक गई, तो यहां से यहां तक आने का जो रास्ता था उसका, उस रास्ते की कितनी लंबाई है? इतनी लंबाई है। इस लंबाई को हम दूरी कहते हैं। कोई वस्तु यहां से चली, इधर गई, यहां से चली, फिर इधर गई, यहां से चली, फिर इधर गई, और यहां से चली, फिर इधर गई, ठीक। तो शुरुआत कहां से की थी उसने? यहां से, और अंत कहां पे किया? यहां पर, बी पर। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? उसने कितना रास्ता तय किया? ये और ये सारा जोड़ लो, इसकी लंबाई नाप लो कितनी हुई। यहां से ऐसे होते हुए ये पूरी रास्ते की लंबाई नाप लो कितनी लंबाई हुई। तो इसी लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तो किसी गतिमान वस्तु, दूरी की परिभाषा क्या हुई? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जिस रास्ते पर वो चल रही है तो कहां तक गई है, वहां तक जाने में उसने कितना लंबा रास्ता तय किया, इस रास्ते की लंबाई को हम कहेंगे उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। आई बात समझ में? ये दूरी कहलाती है। और इसको, रास्ते की लंबाई को हम काहे नापेंगे? किस मात्रक से नापेंगे? वो मात्रक होता है मीटर। हम किसी भी मात्रक से नाप सकते हैं, नापने के कई मात्रक हैं, मीटर है, फुट है, और बालिस्ट है, इंच है, सेंटीमीटर है। तो इस तरह से कई मात्रक हो सकते हैं, लेकिन जो मानक मात्रक है वो मीटर ही माना जाता है, ठीक है। तो हम, दूरी का परिभाषा समझ में आई कि दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। तो गति की अवस्था हो गई और दूरी की अवस्था हो गई। दूरी का मतलब हो गया। फिर अब आता है, एक और चीज आती है, विस्थापन। दूरी के बाद विस्थापन। विस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन क्या होता है? देखो, कोई वस्तु ए बिंदु से चलती है और बी बिंदु तक जाती है, फिर बी से चल के इधर की तरफ वो सी बिंदु तक आती है, और सी से फिर चल के यहां तक डी बिंदु पर आती है, ठीक। यहां से उसने शुरुआत किया और यहां पर उसने अपनी गति को बंद किया। अब वो वस्तु यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई। ये मान लो 2 मीटर चली, ये 2 मीटर चली, और ये 3 मीटर चली। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? ये सारे लंबाइयां हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 2 और 2 4 और 3 कितना हो गया? 7 मीटर। 7 मीटर। तो 7 मीटर वो चली, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी दूरी कहलाएगी, क्योंकि हमने रास्ते की लंबाई नापी किधर किधर होके गई है। लेकिन ये वस्तु अपने स्थान हट गई है, यहां पर थी अब यहां पर है, तो ये अपने स्थान से कितना खिसक गई, वो दूरी हुई, वो लंबाई होगी ये केवल। पहले यहां पर थी अब यहां पर आ गई, इतनी तो खिसकी अपनी जगह से। पहले यहां पर थी अब यहां पर है, तो अपने स्थान से कितना खिसकी वो, उसके स्थान में परिवर्तन कितना हुआ, इतना ही तो हुआ। तो ये दूरी जो होती है, ये लंबाई जो होती है, ये कहलाती है विस्थापन। यानी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम माने सबसे कम,
प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। अब यहां से यहां तक आने में कोई और भी रास्ता हो सकता था, इधर जाती, फिर इधर जाती, फिर इधर जाती, फिर ऐसे जाती और फिर ऐसे तब यहां आती, तो क्या होता है, रास्ता और लंबा हो जाता। तो ये दूरी जो होती वो और ज्यादा लंबी हो जाती, इधर से जाती, यहां जाती और यहां से सीधे इधर आ जाती। एक रास्ता ये भी हो सकता था। है वही रास्ता होगा जो सीधे मिला दिया जाएगा, एकदम सीधा पटरी से मिला दिया जाएगा। उससे छोटी लकीर नहीं बन सकती इन दोनों बिंदुओं के बीच। इन दोनों बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटी लकीर होगी वो सीधे मिलाने पर होगी। तो जो सबसे छोटी दूरी होगी, जो सबसे छोटी लंबाई होगी, उसको हम कहेंगे विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, देखो प्रारंभिक स्थिति यह है, अंतिम स्थिति यह है। यहां से यहां तक आने का एक रास्ता यह है, एक रास्ता इधर से घूम के है और एक रास्ता ये है। ठीक, तो ये मान लो 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो अब अगर इस रास्ते से आए तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी उसको? 1 और 1 2 और 2 4 3 7 और 1 8 3 11 मीटर चलना पड़ेगा उसको। अगर वो इस रास्ते से आती है तो उसको 11 मीटर चलना पड़ेगा। आना उसको यहीं पर है, ये प्रारंभिक स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति है, यहां तक आना है उसको। तो यहां तक आने का एक रास्ता तो ये था, इससे कितना चलना पड़ा उसको? 7 मीटर चलना पड़ा। इधर रास्ते से अगर वो घूम करके आती है तो उसको चलना पड़ता है 11 मीटर। और अगर ये इधर से घूम के आती है तो मान लो ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो चलना पड़ेगा उसको केवल 6 मीटर। और अगर ये सीधे ऐसे आ जाती है, अगर कोई रास्ता है, तो मान लो उसको चलना पड़ता है 3 मीटर। तो अब सबसे कम छोटा रास्ता कौन सा हुआ? 3 मीटर वाला। तो ये क्या कहलाएगा? इसका विस्थापन। जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो होगा उसका विस्थापन। ठीक है। और विस्थापन भी चूंकि एक रास्ते की लंबाई है, ये भी एक रास्ता है, तो इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर ही होता है। तो दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर ही होता है। और दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई, किसी भी रास्ते की लंबाई को हम उस रास्ते की दूरी कहते हैं, उसको हम दूरी कहते हैं। लेकिन जो सबसे कम दूरी होगी उसको हम कहते हैं विस्थापन। जो सबसे कम दूरी होगी, और वो सबसे कम दूरी हमेशा जब भी निकाली जाएगी वो दोनों स्थितियों को सीधे मिला दिया जाएगा पटरी से, तो वो उसकी न्यूनतम दूरी कहलाएगी। और क्या क्या अंतर होते हैं दूरी और विस्थापन में? दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर होते हैं? देखो, दूरी जो होती है वो रास्ते की लंबाई होती है, तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी, यानी किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दूसरी बात, दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है, अदिश राशि। और विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब है किसी भी राशि में दो चीजें होती हैं। एक तो परिमाण होता है, जैसे कि हमने कहा कि 12 मीटर, तो ये 12 क्या है? उसकी गिनती है, तो इसको हम कहते हैं परिमाण। 10 रुपए, तो 10 क्या है? उसका परिमाण है, उसकी मात्रा है। तो एक तो परिमाण हो गया। दूसरी बात, एक दिशा। अगर वस्तु गति कर रही है तो किसी ना किसी दिशा में भी गति करेगी। तो अगर दूरी बतानी है तो दिशा बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितना दूर चल के आए हैं, हम 10 मीटर चल के आए हैं। 10 मीटर पूरब की चले हैं, पश्चिम चले हैं, इससे क्या मतलब? 10 मीटर हम चले हैं बस, यानी इसमें दूरी बताना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जो न्यूनतम विस्थापन हुआ है, जो न्यूनतम दूरी चली गई, जो विस्थापन हुआ है, वो उसमें दिशा बतानी जरूरी है कि किधर की तरफ चल के आए हो, या तुम्हारा जो वस्तु का जो स्थान परिवर्तन हुआ है वो किस दिशा में हुआ है।
वस्तु किधर खिसकी है, इधर खिसकी है अपने स्थान से, कि इधर खिसकी है, कि इधर खिसकी है, किधर खिसकी है, तो वहां पर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। तो दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है और विस्थापन जो होती है वो सदिश राशि होती है। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। दोनों के मात्रक जो होते हैं वो मीटर ही होते हैं। तो इस प्रकार से, अच्छा एक बात और, कि जब कोई वस्तु गति कर रही है अगर, तो वो कुछ ना कुछ दूरी जरूर तय करेगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई वस्तु गति कर रही हो और कोई रास्ता ही ना तय करे, जीरो हो जाए, उसके द्वारा चली गई दूरी जो है वो जीरो हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि जब वस्तु गति करेगी तो कुछ ना कुछ तो रास्ता तय करेगी ही करेगी। और अगर ये चली गई दूरी शून्य हो गई तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु चली ही नहीं, और जब वस्तु चली ही नहीं तो इसका मतलब उसमें गति ही नहीं हुई। तब वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? विराम की अवस्था। तो चली गई दूरी जो होती है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन जो होता है वो शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि विस्थापन जो होता है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो अगर कोई वस्तु यहां से गति कर रही है और सब जगह से गति करने के बाद फिर वो अपने ही स्थान पर वापस आ जाए, तो प्रारंभिक स्थिति भी यही है और अंतिम स्थिति भी यही है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि विस्थापन कितना होगा? कुछ नहीं, जहां थे वहीं पर फिर पहुंच गए घूम फिर करके, तो अपने स्थान से कितना खिसके? कुछ भी नहीं। अपने स्थान से कितना हटे? कुछ भी नहीं हटे। तो उस स्थिति में क्या होगा? विस्थापन जो होगा वो शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में अगर कोई अंतर नहीं है, उसी स्थान पर वस्तु वापस आ जाती है सब जगह पर गति करने के पश्चात, तो विस्थापन शून्य हो जाता है। लेकिन दूरी तो ये सब चली ही तुमने, अगर यहां से चले और यहीं पर आकर के वापस आ गए तो इतना रास्ता तुमने तय किया, तो ये तो दूरी हो गई। जो चला तुमने जो रास्ता तय किया, ये रास्ता तो दूरी हो गया, लेकिन विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कुछ भी नहीं हुआ। तुम जहां से चले थे वहीं पहुंच गया, यानी तुम अपने स्थान से इतनी गति करने के बाद भी तुम अपने स्थान से नहीं हट पाए। इतनी गति करने के बाद भी तुम वापस फिर अपनी ही जगह पर आ गए, तो उस स्थिति में क्या हो गया? विस्थापन तुम्हारा शून्य हो गया। तुम घर से निकले स्कूल के लिए और स्कूल से फिर वापस घर आ गए, तो तुम्हारा विस्थापन कितना हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुमने रास्ता तय किया। तुम घर से 4 किलोमीटर अगर तुम्हारा दूर स्कूल है तो तुम 4 किलोमीटर गए और 4 किलोमीटर वापस आए, यानी कुल दूरी तुमने 8 किलोमीटर तय की, लेकिन विस्थापन तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। तो विस्थापन क्या हुआ? शून्य हो गया। तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन जो होता है शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य कब हो सकता है? जब वस्तु गति करने के पश्चात वापस अपने स्थान पर आ जाए, तो वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन जो होता है वो शून्य हो जाता है। तो दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है, समझ में आए? बताओ। यस सर। कोई वस्तु यदि गति कर रही है तो वो हो सकता है कि हमेशा एक जैसी गति ना कर रही हो। मान लेते हैं कोई मोटर बस जो है वो यहां ए से चली, ठीक, पहले 10 मिनट में या 5 मिनट में, मान लेते हैं 5 मिनट में वो वस्तु यहां तक आई, ठीक, फिर उसके पश्चात अगले 5 मिनट में वो वस्तु जो है वो यहां तक आ गई। यानी ए से बी तक जाने में भी 5 मिनट लगता है और बी से सी तक आने में भी 5 मिनट लगता है, ठीक, और फिर अगले 5 मिनट में वो यहां तक आ पाई। तो इसका क्या मतलब है ये बताओ? हर जगह हर स्टेप पे तुमको 5 मिनट ही लग रहा है, यहां पर भी 5 मिनट। पहली बार 5 मिनट में वो इतनी चली थी, दूसरी बार 5 मिनट में वो इतनी चल गई, तीसरी बार 5 मिनट में वो इतनी ही चली। तो इसका क्या मतलब है? कि वस्तु जो है समान समय में, समय सबका बराबर हम देख रहे हैं, हम ये हर बार यही नोट कर रहे हैं कि 5 मिनट में वो कितना चल रही है। तो पहली बार 5 मिनट में वो चल गई, तो मान लेते हैं, यह मान लो 5 किलोमीटर चल गई,
ठीक। दूसरी बार में वो 10 किलोमीटर चल गई 5 मिनट में। तीसरी बार उसी 5 मिनट में वो 3 ही किलोमीटर चल पाई। तो इसका क्या मतलब है कि वस्तु समान समय में अलग अलग दूरियां तय कर रही है। वस्तु की जो चलने की गति है वो एक जैसी नहीं है। कभी तो वो 5 मिनट में 5 किलोमीटर चली जाती है और कभी 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर चली जाती है, फिर अगले 5 मिनट में वो कभी 3 ही किलोमीटर चल पाती है। तो समय तो सब में समान है, 5 ही मिनट का हम देख रहे हैं। 1 मिनट भी देख सकते हैं, 2 मिनट भी देख सकते हैं, 4 मिनट भी देख सकते हैं, लेकिन हम जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए 5 मिनट मान लिया, यानी समय को हमें नहीं बदलना है। हर बार हमें यही देखना है कि इतने मिनट में वो कितनी दूर चल रही है। तो हर बार अगर उसके द्वारा चली गई दूरी की लंबाई जो है वो अलग अलग है, तो इसका मतलब है वो वस्तु की गति जो है वो कैसी है, असमान गति है। यानी वो वस्तु जो है वो एक निश्चित गति से नहीं चल रही है। तो ये वो गति क्या कहलाएगी, असमान गति। अगर कोई वस्तु, असमान गति की परिभाषा क्या हुई, यदि कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो ऐसी गति को हम कहते हैं असमान गति। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी धीमी चल रही है, कभी तेज चल रही है, कभी और धीमी हो गई, कभी फिर तेज हो गई, यानी वो वस्तु की गति कैसी है, असमान गति है। और अगर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो का मतलब फिर क्या हो, पहली बार 5 किलोमीटर चली थी, दूसरी बार भी वो 5 ही किलोमीटर चले और तीसरी बार भी वो 5 ही किलोमीटर चले। हर बार हर 5 मिनट में हम देखेंगे तो कितना चल रही है वो 5 किलोमीटर ही चल रही है। यानी अब हर बार समय भी उतना ही है और चली गई दूरी भी उतनी ही है, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रही है, हर बार उतना ही चल रही है। इसका मतलब वो एक निश्चित चाल से चल रही है, उसकी गति क्या है, एक निश्चित है। तो ऐसी गति को कहते हैं समान गति या एक समान गति। समान गति कहा जाए या एक समान गति कहा जाए। तो गति भी 2 प्रकार की हो गई, एक समान गति और असमान गति। तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ, इन दोनों की परिभाषा क्या हुई कि असमान गति उसे कहते हैं जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं एक समान गति। और जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो ऐसी गति को कहते हैं असमान गति। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार की। तो ये हो गई असमान गति और एक समान गति। समझ में आया ये नहीं, बताओ सर। पुष्कर, पुष्कर, यस सर। समझ में आ गया सब? यस सर। अच्छा चलो, और अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब्दुल्ला, समझ में आया? यस सर। बताओ। हैं? यस सर, आ गया आ गया, आ गया। चलो फिर आज फिर इतना ही पढ़ाएंगे और आज के बाद फिर अब